तो अब हम देखेंगे द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, इसे आपने कभी सुना हो, इसे राजस्व मंडल कहते हैं। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान में अजमेर में है। राजस्थान में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर में है। तो इसे जो भी अगर कोई इससे रिलेटेड जब कोई पेपर होता है, तो अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कोई वैकेंसी फिलअप करनी होती है तो राजस्व मंडल अजमेर से परमिशन लेनी होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर से। तो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, क्योंकि आप देखोगे स्टेट की जो इनकम है वो या टैक्सेस से होती है। ठीक है, फिलहाल रेवेन्यू से बहुत लेस इनकम है, रेवेन्यू की इनकम ज़्यादा नहीं है। तो जो एल्कोहल नहीं, जो प्रोडक्ट्स एल्कोहल प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पे जो टैक्सेस लगता है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैक्सेस लगता है, उनसे सबसे ज़्यादा कमाई सरकार की होती है। बाकी ये रेवेन्यू से उतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट की इनकम का, जिससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है, जिससे बाकी और सब चीज़ें मेंटेन हो पाती हैं। तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान में अजमेर में है। अब हम इसकी कंपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट पढ़ते हैं। सेक्शन 4 से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शुरू होता है और ये जाता है सेक्शन 14 तक। सेक्शन 14 तक ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चलता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कंपोजिशन क्या होती है कि इसमें टोटल एक चेयरमैन होगा और नॉट लेस देन 3 से 20, नॉट लेस देन 3 और नॉट मोर देन 20, एक चेयरमैन प्लस 3 to 20 मेंबर्स। ठीक है, एक चेयरमैन होगा और 3 to 20 मेंबर्स होंगे, जिसको स्टेट ऑफ राजस्थान का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहा जाएगा। ये सारी जो अपॉइंटमेंट है ये ऑफिशियल गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट हर साल निकलता है। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट भी आपको समझना जरूरी है। ऑफिशियल गैजेट होता है गवर्नमेंट हर साल जारी करती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, कोई एक्ट होता है, कोई एक्ट अगर लेजिस्लेचर ने पास किया होता है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डिसीजन एक्ट से कोई एक्ट पास हुआ होता है, वो सब ऑफिशियल गैजेट में होता है। कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है तो वो भी ऑफिशियल गैजेट में जाती है। ऑफिशियल गैजेट समझना भी जरूरी है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी ध्यान दिया हो कि ऑफिशियल गैजेट होता क्या है। ऑफिशियल गैजेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जारी करती है। ठीक है, तो इसके बाद इनकी क्वालिफिकेशंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, जो कौन चेयरमैन और मेंबर्स दोनों का, उनका मेथड और सिलेक्शन भी उसी। इसमें मोस्टली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स और जो चेयरमैन होते हैं, ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो IAS रैंक के या RS प्रोमोटेड जो होते हैं वो ही इसमें बनते हैं। इसके बाद आते हैं कि जो अगर कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई पर्सन, कोई मेंबर अगर एब्सेंट है तो इसकी वजह से जो उनकी कार्रवाई होगी वो इनवैलिडेट नहीं होगी। ठीक है, कई लोग आ जाते हैं कि सर आप तो 3 जन ही बैठे थे, जबकि 3 तो मेंबर्स ही चाहिए, तो चेयरमैन के साथ आप 3 ही बैठे थे तो इनवैलिड हो गई जो सारी प्रोसीडिंग्स थी। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई एब्सेंट है तो प्रोसीडिंग्स बिल्कुल भी नल एंड इनवैलिडेट नहीं होंगी, प्रोसीडिंग्स सही रहेंगी। ये हम पढ़ते आए हैं, नॉर्मल आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि एब्सेंट से इनवैलिडेट नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंट एक्ट्स में आप कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। बस आप ये जानिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक चेयरमैन है और 3 to 20 मेंबर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। ठीक है, और उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी स्टेट गवर्नमेंट बता रही है। टेन्योर स्पेसिफिक है नहीं, प्लेजर ऑफ गवर्नर पर है। वही बात है कि जब गवर्नमेंट के प्लेजर पे है, जब तक गवर्नर चाहे तब तक वो वहाँ के मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि वो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। कई बार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन है वो किसी पॉलिटिकल पर्सन को भी अपॉइंट कर दिया जाता है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन मिनिस्ट्रियल रैंक मानी जाती है। कोई सीरियस बात नहीं है, ये मैंने कह दिया, बस पता नहीं मैंने क्यों कह दिया, ज़रूरी नहीं है। प्लेस ऑफ सिटिंग, ये देखिए इसमें आ गया, इसका हेड ऑफ क्वार्टर अजमेर में होगा। ठीक है,
बाकी आप जानती हैं अगर ज़रूरत हो तो कहीं और भी बैठ सकती है। बाकी हेड क्वार्टर अजमेर में होगा और नेसेसरी हो तो स्पेशल ऑर्डर के साथ ये कहीं और प्लेस पे भी सिटिंग कर सकती है। फिर इसमें मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स होंगे। मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स होते हैं जो जो उसके इंटीरियल वर्क्स इंटरनल वो जो वर्क्स होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, जैसे उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसमें अकाउंट्स ऑफिसर उसके अंदर होंगे, उसका जो लॉ ऑफिसर होगा वो भी उसका मिनिस्टीरियल ऑफिसर होगा। तो जो उसके अंदर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स कहा जाता है। रजिस्ट्रार होगा तो इसमें एक बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रार होगा और अदर मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि अपना वर्क करेंगे जैसा कि उनको बताया जाएगा, और उनको स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क बताएगी वो सारे वो वर्क करेंगे। बोर्ड की पावर्स क्या होंगी, वो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील होगा। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट जो आगे आएंगी जो हम पढ़ेंगे उनकी अपील हाईएस्ट इसी में जा सकती है। ठीक है, अपील रिवीजन और रेफरेंस हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट ऑफ अपील यही होगा, क्या, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ही जाएगा लास्ट में मैटर सारा। आप अगर देखेंगे जो रेवेन्यू के मामलों की जो वकालत में जो रेवेन्यू उनका अजमेर बहुत आना जाना रहता है, वो यहाँ जयपुर करते रहते हैं और फिर वो रेवेन्यू को मैटर होता है तो जल्दी से अजमेर जाते हैं क्योंकि रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो हेड क्वार्टर है वो अजमेर में ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और प्रोविज़ो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कन्फ्यूजन हो क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, एक बहुत ही थ्रेडिंग डिफरेंस है सिविल और रेवेन्यू मैटर में, समझ ही नहीं पाते उसको, डिसाइड ही नहीं कर पाते कि ये सिविल मैटर है या रेवेन्यू का मैटर है। इस अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है कि कोई मैटर सिविल का है या रेवेन्यू का है तो इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ये मैटर सिविल का है या रेवेन्यू का है। अगर फिर सिविल का मैटर होगा तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी डेफिनेटली, और रेवेन्यू का मैटर होगा तो उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएगी। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको और पावर्स दे सकता है। इसके बाद ये जो बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होगी रेवेन्यू कोर्ट्स, उनको सुपरिटेंडेंट उनका यही रहेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यही उनको बताएगा कि किस तरीके से काम करना है। सारी कोर्ट्स जो रेवेन्यू ऑफिसर्स और रेवेन्यू कोर्ट्स होंगी वो उसके सबऑर्डिनेट होंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। तो ये सब चीज़ इसमें है। इसके बाद ये जुरिस्डिक्शन किस तरीके से एक्सरसाइज किया जाएगा, ये अगर सिंगल बेंच होगी, इसमें भी हाई कोर्ट की तरह या तो सिंगल बेंच होगी या डबल बेंच होगी। ठीक है, डबल बेंच या बड़ी जिसे कहते हैं लार्ज बेंच जिसे कहते हैं। ठीक है, सिंगल बेंच में चेयरमैन अकेले बैठेंगे या कोई एक मेंबर बैठेगा, डबल बेंच में 2 बैठेंगे या लार्ज बेंच में ज़्यादा मेंबर्स बैठेंगे। जैसे भी हो वही हाई कोर्ट वाला सिस्टम है, उसी तरीके से इसका जुरिस्डिक्शन ये सी ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ऐसा कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं है। चेयरमैन जो है वो जैसे उसी वही वे है जैसे हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है, वो जो सारा जो वर्किंग होता है उसे, जैसे अभी एक डिस्प्यूटेड मैटर रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कॉलेजियम कहा गया था, सिस्टम था, कॉलेजियम सिस्टम था, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा वर्किंग्स अपने पूरे अदर जजेस को। हाई कोर्ट में भी होता है, चीफ जस्टिस ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, और यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी जो चेयरमैन होता है वो सारे जो मेंबर्स हैं उनको बताता है कि आप कौन से मैटर्स हैंडल करोगे। ये एरिया वाइज भी बता सकते हैं कि इस जगह का आएगा तो आप हैंडल करना, इस जगह का आएगा तो आप हैंडल करना। इस तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वर्किंग करता है। अगर सिंगल बेंच हैंडल कर रहा है किसी मैटर को तो वो ओपिनियन के लिए एक लार्जर बेंच को अपना मैटर भेज सकता है उनके ओपिनियन के लिए, सिर्फ ओपिनियन के लिए। ओपिनियन लेके वापस सिंगल बेंच के पास ही मैटर आएगा, सिंगल बेंच ही डिसाइड करेगा। ठीक है, सिर्फ ओपिनियन के लिए भेज सकता है। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो हाई कोर्ट के पास भी भेज सकता है, हाई कोर्ट का ओपिनियन भी ले सकता है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई इतनी वो बात नहीं आ रही कि हाँ ये बड़ा डिसिसिव बात है। हमें बस ये पता चलना चाहिए कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है,
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे बड़ी एक अपीलिंग बॉडी है, जहाँ पे अपील, रिवीजन, रिव्यू जाते हैं सारे रेवेन्यू मैटर्स के। अजमेर में ये सिचुएटेड है। ठीक है, सेक्शन वाइज याद करना मुझे पता है ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 4 में एस्टेब्लिश हो रही है। उसके बाद का बहुत बड़ा एक्ट है, और जो टेनेंसी एक्ट है वो उससे भी बहुत बड़ा है। तो मैं इवन एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि एग्जैक्ट सेक्शंस याद कर लें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाई कोर्ट, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके वर्किंग्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, ये ओपी, इसमें बेंचेस कैसे बैठ रही हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो चाहे सेक्शंस मत लिखिए, लेकिन एक अगर ये 5 नंबर का या 8 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन जैसा भी आपका पेपर क्रिएट होता है उसके हिसाब से आ जाए, तो आप बता सकें ज़्यादा से ज़्यादा, मेजर ऑफ द टॉक्स आप पूरा उसको डिस्कस कर सकें, है ना। तो बस आप एक तो इसमें ये पता होना चाहिए कि 4 to 14 सेक्शन इसमें कवर होते हैं और उसी के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट को भी ओपिनियन के लिए क्वेश्चन भेज सकता है, और ओपिनियन को फिर करने के बाद अपने ओपिनियन जो भी हाई कोर्ट देगी उस ओपिनियन के साथ वापस उसे रेफर कर देगी, और फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू दैट ओपिनियन अपना डिसीजन दे देगा। ठीक है, मेजोरिटी से डिसीजन होगा, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है कि अपने रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्स, बुक्स, अकाउंट्स, वो सब मेंटेन करना होते हैं, वो हर एक गवर्नमेंट का जो भी बॉडी होती है वो मेंटेन करती है। ठीक है, तो सेक्शन 14 तक ये है, इसको हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कि सेक्शन 4 में एस्टेब्लिशमेंट है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जिसमें एक चेयरमैन, 320 मेंबर्स होंगे। ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, वैकेंसी पे उनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनवैलिडेट नहीं होगी। टेन्योर प्लेजर ऑफ गवर्नर के अकॉर्डिंग होगा, सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 6 में इसका हेडक्वार्टर अजमेर में बताया गया है। सेक्शन 7 में कहा है कि मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स और रजिस्ट्रार अपॉइंटेड होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के बताए हुए वर्किंग्स करेंगे। ठीक है, पावर्स क्या होगी, उस हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगी। ठीक है, जिसमें अपील, रिवीजन, रेफरेंस सब वहीं जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट और इसको पावर्स कन्फर कर सकती है। सेक्शन 9 कहता है कि जितनी भी सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट्स है उन सबको ये सुपरिटेंडेंस इसका वही रहेगा, ये सारी बाकी कोर्ट सबऑर्डिनेट होंगी इसकी। ठीक है, जुरिडिक्शन कैसे एक्सरसाइज करेगा, सिंगल बेंच भी हो सकती है, डबल या लार्जर बेंच भी हो सकती है। ओपिनियन के लिए लार्जर बेंच को भेज सकता है सिंगल बेंच वाला, और अगले सेक्शन में कहता है कि ओपिनियन के लिए हाई कोर्ट में भी भेज सकता है। ठीक है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। अगर सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है, अगर वो एक अनोनिमस डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, मेजोरिटी के बेसिस पे अपना दिया जाएगा। अगर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, जैसे इक्वल मेंबर 4 मेंबर बैठ रहे हैं, मान लो दो कहते हैं कि नहीं है, एक दो कहते हैं कि है, तो केस जो है किसी और दूसरा एक 5वां जो मेंबर है बोर्ड का उसको भेजा जाएगा, और उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग फिर मेजोरिटी बनी जाएगी, क्योंकि फिर तो मेजोरिटी बनी जाएगी, उसके हिसाब से फिर डिसीजन दिया जाएगा। और लास्ट सेक्शन कहता है कि रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें सारे रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, आगे हम रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर्स डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट।